हाँ जी बेटा, अब हम शुरू करते हैं अपने एक एक फेजेस को पढ़ना और पूरी सीक्वेंस वाइज समझते जाना क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। पहला फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। जिस फेज में होने वाली है बेटा ब्लड, क्या कहेंगे बेटा? सबसे पहले बेटा फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है इस दौरान बेटा जी? अनफर्टिलाइज्ड egg released from the body with the help of blood। अब आप कहोगे सर ये ब्लड कहां से आ गया? तो आप ये कहोगे सर यूट्रस के अंदर जो इनरमोस्ट लेयर थी उसका नाम क्या था बेटा जी? यहाँ पे एंडोमेट्रियम। तो हमने वो रीजन दिया बेटा जी यहाँ पे एंडोमेट्रियम get break down and bleeding gets started। अब आकर के दिमाग में पॉइंट आएगा सर ये फेज कितना लंबा चलेगा, कितने दिन का होगा? तो हम कहेंगे बेटा जी इट लास्ट 3 to 4 days। कितने दिन बेटा? 3 से 4 दिन बेटा जी लास्ट करेगा। और ये हमारे बेटा जी पॉइंट होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब दिमाग में कुछ आपके में क्वेरीज आई होंगी, सर एंडोमेट्रियम क्यों ब्रेक डाउन हो गया, क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम टूटा होगा? तो इन सब के आंसर मिलेंगे आपको बाद में, आखिरी में जाके कि एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे आपको क्या समझना है बेटा जी कि भाई सबसे पहला फेज जैसा हमने साइकिल में बोला था, एक मेंस्ट्रुअल से लेके अगली मेंस्ट्रुअल तक जो चेंज आने वाले हैं उन चेंज को हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने सबसे पहले कहा ये मीनार से ये पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, समझ लीजिएगा। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने क्या देखा कि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गया और उसकी वजह से ब्लडिंग स्टार्ट हुई और उस ब्लड के साथ बेटा जी अनफर्टिलाइज्ड एग जो था वो बॉडी के बाहर आ गया। ये हमें बात समझ में आई। ये फेज कितने दिन चला? 3 to 4 डेज वेरिएबल है बेटा यहाँ पे, बट हम अपने बायोलॉजिकल ये कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, 28 से 29 दिन की। तो हम यहाँ पे जो भी डेज की कैलकुलेशन करेंगे वो 28 से 29 डेज की कैलकुलेशन करेंगे। और वैसे नंबर ऑफ डेज सिचुएशन के हिसाब से, मतलब बॉडी के बॉडी का कैसे हालात उसके बिहार पे, और बेटा जी यहाँ पे आपके पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं चीजें आपके यहाँ पे हाईली वेरिएबल है। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि सब में ये 3 से 4 दिन के होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं? वेरी करते हैं। न्यूट्रिएंट कंडीशन ऑफ द बॉडी के हिसाब से क्या करते हैं चीजें यहाँ पे वेरी करती है। पर हम यहाँ पे बायोलॉजिकल बातें करते हैं कितना दिन होता है? 3 to 4 डेज का होता है। ये पहला फेज है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो हमने यहाँ पे खत्म। 3 to 4 डेज आप वेरिएबल करके 1 वीक तक ले जाओ, बट शायद मेरे को जहां तक ध्यान है उसमें ये 3 to 4 और 5 डेज तक का ही दे रखा है ये। चलिए आगे बेटा जी, आगे चलते। आपने कहा सर ये फेज खत्म हो गया, अब इसके बाद अगला फेज क्या हो? तो हम कहेंगे अगला फेज जो है उस फेज के दो दो नाम आएंगे बेटा जी। सेकंड फेज का नाम होता है बेटा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज। समझना जरा बेटा, अब जरा आप सीक्वेंस को उठाते हैं। आपने कहा सर हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया, उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा यहाँ पे? GnRH। इसने आके बेटा जी एक्टिवेट किया किसको बेटा यहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और वंशिका मेरी गुड़िया यहां से हार्मोन निकले दो बेटा जी, FSH और बेटा यहाँ पे LH, जिनको हमने कहा था ये दोनों क्या है बेटा जी? गोनेडोट्रोपिन। तो इसका एक मतलब बेटा जी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे गोनेडोट्रोपिन का लेवल डिक्रीज रहता है, बट जैसे ही फीमेल की बॉडी में अब हार्मोनल लेवल चेंज होने वाला है, फीमेल की बॉडी में देयर इज अ चेंज इन द गोनेडोट्रोपिन,
और GnRH hormone of the hypothalamus stimulate the pituitary gland for the release of the FSH and LH। और इन दोनों हार्मोन का लेवल क्या हुआ बेटा जी, यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हुआ। मेरे बच्चा नाम में ही मतलब लिखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल बना बैठा था ओवरी में, उस प्राइमरी फॉलिकल के बाहर जो सेल थी फॉलिकुलर सेल, वो फ्लैट सेल थी बेटा जी, उनकी शेप चेंज होती है और वो क्या बनती है, कुबोडियल, एंड वो सेल डिवाइड करना शुरू करती है और प्राइमरी फॉलिकल क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनता है। और साथ में वहां से हार्मोन निकलता है, कौन सा बेटा जी, एस्ट्रोजन। कौन सा? तो मैंने कहा, मैं यहां पे पॉइंट बोलता हूं, during this phase level of, या मैं कहूंगा during this phase gonadotropin, that is FSH and LH, release from pituitary gland cause follicular change within ovary। अस्सी गुड़िया देखो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हमने जो बात अभी समझी उसको हमने यहाँ पे समराइज कर दिया कि भाई जैसे ही फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकले बेटा एफएसएच और क्या है यहाँ पे एलएच, उन्होंने आके प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कर दिया कि भाई तो फॉलिकुलर चेंज करो, क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, क्या बेटा, टर्सरी फॉलिकल। और आपने कहा सिर्फ फॉलिकुलर चेंज अब हुआ, तो मतलब यहाँ पे सब चीज इंड्यूस करने वाले कौन है, गोनेडोट्रोपिन। अगला पॉइंट मैं बोलता हूँ बेटा, during follicular change developing follicle starts secreting estrogen hormone। सर हमने पढ़ा था कि वहां पे जब टर्सरी फॉलिकल बनता है तो दो लेयर होती है, थिक का इंटरना, थिक का एक्सटर्ना। थिक का एक्सटर्ना तो फाइब्रस लेयर थी, और थिक का इंटरना जो थी बेटा जी वो सोर्स थी किसका, यहाँ पे एस्ट्रोजन का। तो सोचो मेरे बेटा, मैंने जो पढ़ाया था वही बात बोल रहा हूँ कि जब हमारे एफएसएच एलएच आए, उन्होंने फॉलिकुलर चेंज करना शुरू किया, तो यहाँ पे मेरे बच्चा जो डेवलपिंग फॉलिकल होगा उससे क्या निकलेगा मेरे बेटा, यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। अब तक फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं था, बट अब इस फेज में उसकी बॉडी में क्या बन गया, एस्ट्रोजन भी बन गया। तो हार्मोनल लेवल चेंज हुआ। पहला हार्मोन कौन सा है, एफएसएच और एलएच, उनका इंक्रीज होना शुरू हुआ। उस इंक्रीज की वजह से ओवरी स्टिमुलेटेड हुई और वहां से एस्ट्रोजन बनना शुरू हो गया। और अब एस्ट्रोजन के लेवल भी क्या हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। लॉजिक सेट होना चाहिए दिमाग में। अब कहोगे सिर्फ एस्ट्रोजन ने क्या किया, अब एस्ट्रोजन अपना कर्तव्य करेगा बेटा जी यहाँ पे। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा उस बात को पकड़ना जरा यहाँ। आपने कहा ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुएशन जो पहला फेज हुआ था, उस टाइम पे यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूट गई थी, उसका तो सेटल डाउन हुआ था। अब अगली साइकिल शुरू हो रही है यहाँ पे, तो उसको वापस से क्या किया जाएगा बेटा जी, रीजनरेट, उसको प्रोलिफरेट, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया जी ये एस्ट्रोजन का काम, ये किसका काम है, तो मैंने कहा एस्ट्रोजन हार्मोन cause regeneration and proliferation of endometrium of uterus
जो एंडोमेट्रियम यूट्रस की बेटा टूट गई थी उसे वापस से रीजनरेट किया जा रहा है, उसे वापस से बनाने का काम किया जा रहा है, उसे वापस से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है ताकि वो थिकनेस में इंक्रीज हो। ये सारा काम कौन करवा रहा है बेटा जी? यहाँ पे एस्ट्रोजन इसने काम करवाना शुरू कर दिया बेटा जी। आया ना बेटा जी? तो देखिएगा 3 इवेंट एक साथ चल रहे हैं। उधर लेवल में चेंज हुआ, उस लेवल की चेंज की वजह से ओवरी में चेंज आया, और ओवरी में जब एस्ट्रोजन हार्मोन बना तो उसकी वजह से क्या हुआ बेटा जी? यहाँ पे यूट्रस में चेंज आना शुरू हो गया। ठीक बात है बेटा जी। अब आप कहोगे सर ये क्या होगा, तो मैं कहूंगा देखिएगा, अब यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है इसकी मतलब पॉइंट बोलता हूं, अब मल्टीप्लीकेशन हमने कहा बेटा जी एस्ट्रोजन गिव पॉजिटिव फीडबैक टू pituitary gland and it lead to rapid increase in gonadotropin hormone। देखिएगा क्या हो रहा है भाई, ओवरी में सारा काम बढ़िया हो रहा है, ये हमें पता कैसे लगा पिट्यूटरी ग्लैंड को? पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे एफएसएच आए थे, क्लेवर में बढ़ना शुरू हुआ था, तो वैसे वहां पे ओवरी में क्या बनना शुरू हो गया बेटा जी? यहाँ पे एस्ट्रोजन, उसने अगला काम शुरू कर दिया। कौन सा? यहाँ पे यूट्रस में जो टूटा था उसे वापस से बनाना शुरू कर दिया। अब वो ब्रेन को सिग्नल दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे रहा है भाई मैंने मेरा काम कर रहा हूँ यहाँ, तो उसे एक सिग्नल मिल गया कि भाई नीचे अपना काम स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बिहाफ पे वहां पे और रैपिड इंक्रीज होना शुरू हो गया, किसका बेटा? एफएसएच का और एलएच का। ये जरूरी क्यों है? ताकि ये हार्मोन अपने पीक लेवल को क्या करे बेटा जी? यहाँ पे अटेंड करे। इस दौरान ओवरी में चेंज चलते चल रहे हैं बेटा जी यहाँ पे, और आपका प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट को पूरा किया, वो क्या बन गया बेटा जी? यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। और अगर इनका भी यहाँ पे रैपिड इंक्रीज होना शुरू हो गया है बेटा जी यहाँ पे, तो एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन अपने किसको अटेंड करेंगे बेटा जी? यहाँ पे पीक को अटेंड करेंगे। किसको अटेंड करेंगे? पीक को। तो मैं कहूंगा बेटा जी इन द मिड ऑफ द साइकिल, in the mid of cycle both FSH and LH attain their peak। वो किसको अटेंड करेंगे? अपनी पीक को। अब एक छोटा सा वर्ड आता है जो आपके लिए भैया जी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, एलएच सर्च। मैं यहीं पे डिफाइन करता हूं बेटा। वंशी का बेटा हमसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एलएच सर्च? क्या पूछा जाता है हमसे यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय? तो हमने कहा the peak level of LH hormone। जब LH हार्मोन अपने पीक लेवल को, अपने सबसे चोटी को छू लेगा, उस चीज को हम क्या कहेंगे बच्चा? यहाँ पे LH सर्ज। पर याद रखना LH सर्ज के टाइम पे 2 हार्मोन ने अपनी पीक को छुआ है, LH ने भी और साथ में बेटा जी यहाँ पे FSH ने भी। बट हमने यहाँ पे FSH की बात नहीं की आपसे, हमने बात किसकी की? यहाँ पे LH की, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ना भाई, बताएंगे ना रीजन आपको। तो हमने कहा बेटा जी यहाँ पे LH सर्ज को समझो पहले। यहाँ पे LH सर्ज क्या है? द पीक लेवल ऑफ द LH हार्मोन। ये बात ठीक है? आपने कहा सर गोल्ट्रोपिन अपने लेवल पे जा चुके थे, उधर एंडोमेट्रियम रीजनरेट होने लग रहा था, फॉलिकल अपना मैच्योर हो गया, इनकी क्या बन गई? पीक बन गई। जब भाई सेकेंडरी oocyte बन गया ओवरी में, तो अब कहानी क्या आनी है? उसको बना के भैया जी बाहर निकालो, ओविडक्ट में लेके आओ। तो भैया जी अब ये जो एलएच सर्ज हुआ है ना बेटा जी, इसका मेन कारण था बेटा जी इट कॉज ओव्यूलेशन। ये क्या कॉज करता है? नाम को तोड़ देते हैं एक बार बात को। यहाँ पे एलएच का मतलब है लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो लुटियल पिगमेंट जमा करेगा।
कहां जमा करेगा? ओवरी के अंदर कॉर्पस लुटियम बनवाएगा। पर जब तक उस मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का ओवुलेशन नहीं होगा तब तक उसमें जगह कहां बनेगी कि उसको जमा करा सके लुटियल पिगमेंट को? तो ये पहले करवाएगा ओवुलेशन ताकि वहां से सेकेंडरी oocyte क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। अब जो रिमेनिंग बचा उसमें ये लुटियल पिगमेंट को जमा कराएगा और उसे क्या बनाएगा? कॉर्पस लुटियम। हाँ कि ना? हार्दिक पक्का? तो हमने कहा मेरे बेटा शुभम यहां पे LH cells lead to ovulation, that is release of ovum। अब अच्छा वर्ड बोल सकते हो, secondary oocyte from ovary to fallopian tube। बताओ रे मेरे बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि सर यहाँ पे क्या हुआ, मिड ऑफ द साइकिल में दोनों एफएसएस और एलएस कहां पहुंच गए? अपनी पीक पे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बता दिया आपको, आकृति गुड़िया, एक छोटा सा वर्ड बता दिया मैंने आपको, एलएच सर्ज। ये क्या है मेरे बच्चा? यहाँ पे द पीक लेवल ऑफ द एलएच हार्मोन। कब आया ये? ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल। कब आया? जब सेकेंडरी oocyte बन चुका है, ओवरी में सेकेंडरी oocyte बन गया, तब उसे क्या होना है बेटा? यहाँ से रिलीज होना है। तो रिलीज करने के लिए पीएच ने, इसने एलएच ने क्या किया? अपने पीक को अटेंड किया। मैंने कहा यही तो एलएच सर्ज था मेरे बेटा। तो हमने कहा एलएच सर्ज लीड टू ओवुलेशन। और अब ओवुलेशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ ओवम हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया। कहां बेटा जी? ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब में। हुआ मेरे भाई? इसी के साथ हमारा फॉलिकुलर फेज खत्म, एंड इट लीड टू एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। ये बात सबको समझ में आई? क्या मैं इस फेज का कोई और भी नाम रख सकता हूं? बताओ, क्या मैं इस फेज का, वंशिका बेटा, अंशु बेटा, अभिनव, शुभम, आकृति गुड़िया, बताओ बेटा, क्या मैं इसका कोई और नाम रख सकता हूं इस फेज का? और अगर हाँ तो क्या और क्यों? क्या बात कर रही है? नहीं, ओवुलेशन क्यों रखेंगे? बताओ भाई बताओ। शुभम बता रहे मेरे बेटा, अभिनव, अंशु, वंशिका, आकृति, नहीं कोई नहीं। तो सर हम इसको क्या गुड़िया, क्या बोला? सर इसका पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कह सकते नहीं, हैं। हम ऐसा नाम नहीं बोलेंगे। हम बना सकते हैं ऐसे नाम, बट ऐसा नाम नहीं बनाएंगे। हम लॉजिकली नाम बनाते हैं। देखो, क्या बोलो गुड़िया? नहीं, हम देखो क्या नाम बोलते हैं। प्रेमा बेटा में इसका नाम रखेंगे प्रो लिफरेटिव फेज। इसका क्या मतलब है? आपने कहा ना एंडोमेट्रियम इसमें प्रोलिफरेट हुई है। हम यहाँ पे दो नाम रखने वाले, एक नाम रखेंगे यूट्रस के बेसिस पे, एक नाम रखेंगे बेटा जी ओवरी के बेसिस पे। नाम का लॉजिक सेट कर लेना दिमाग में, मैं क्या बोल रहा हूँ। बिकॉज इन दिस फेज देयर इज ए फॉलिकुलर चेंज विद इन द ओवरी। वंशिका बेटा, ओवरी में फॉलिकुलर चेंज हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, टर्सरी बना, मैच्योर फॉलिकल बना, फिर ओवुलेशन हुआ। फॉलिकुलर चेंज है, फॉलिकुलर चेंज है, तो मैंने नाम रखा फॉलिकुलर फेज। यहां पे मैं नाम बोलता हूं क्योंकि यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हुआ था वो वापस से रीजनरेट हुआ, वो प्रोलिफरेट हो रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी थिकनेस को इंक्रीज कर रहा है। तो मैं इसे क्या बोल रहा हूं बेटा जी? यहाँ पे प्रोलिफरेटिव। दो अलग अलग इवेंट है, दो अलग अलग जगह हो रहे हैं, तो मैं दो अलग अलग नाम भी तो रख सकता हूं। बोलो हाँ कि ना? ये 2 नंबर का क्वेश्चन बता दिया आपके लिए भैया जी, बोर्ड में पूछ लिया जाता है आपसे यहाँ पे।
हाई फोलिकुलर फेज इज आल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज, कि हम उस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी क्यों कहते हैं, यूं कहते हैं। बात समझ में आई मेरे बेटा? अब अभिनव अगली बात पे चलते हैं। चलिए तो हो गई बातें, तीसरे में क्या हुआ? तो तीसरे में क्या हुआ भाई, एलएस ने क्या किया, ओवुलेशन करवा दिया। अब ओवुलेशन के बाद में जो भी रिमेनिंग्स बचा होगा ग्रेफिन फॉलिकल का, उसमें बेटा लुटियल पिगमेंट जमा हो गया और वो क्या बन गया यहाँ पे, कॉर्पस लुटियम। और अगर वो कॉर्पस लुटियम बना तो वहां पे भी कोई हार्मोन तो बना होगा बेटा जी, और वहां पे हार्मोन क्या बना बेटा जी, प्रोगेस्टेरोन और बेटा जी एस्ट्रोजन। क्या बनेगा, एस्ट्रोजन बहुत ही कम बनता है और लेट फेज में बनता है, बट मेन वहां पे हार्मोन क्या बनता है बेटा जी, प्रोगेस्टेरोन। अब प्रोगेस्टेरोन क्यों बना, हमने कहा भाई उसका काम होता है कि जो एंडोमेट्रियम अभी प्रोलिफरेट हुई थी उसको ब्लड सप्लाई भेजना, और जो एस्ट्रोजन ने उसे रीजनरेट करवाया, उसकी थिकनेस को बढ़वाया, उसे और ज्यादा प्रोलिफरेट करवाना और उसे बेटा जी मोटा करवाना, उसकी थिकनेस को बेटा इंक्रीज करवाना, ये काम कौन संभालेगा यहाँ पे, एस्ट्रोजन। क्योंकि भाई ओवुलेशन हो चुका है, ओवम आ चुका है कहां पे, अब ओविडक्ट में। अब संभावना है कि अगर स्पर्म की एंट्री हो गई तो जाइगोट बनेगा, और अगर जाइगोट बनेगा तो भैया जी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा वो इम्प्लांट भी तो कहां पे होगा, एंडोमेट्रियम में। तो उससे पहले एंडोमेट्रियम को तैयार तो कर दूं कि उसमें आके भैया जी आपका एम्ब्रियो क्या हो सके, इम्प्लांट हो सके। तो अब ये कार्यभार कौन संभालेगा, प्रोगेस्टेरोन। तो हमने क्या कहा बेटा जी यहाँ पे, ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, पीएस प्रोलिफरेशन होता रहेगा, और आगे ये भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसने नहीं किया। तो मैंने फेज का नाम रखा है यहाँ पे लुटियल फेज। पहले तो नाम को समझ लो। मैंने कहा वंशी का बेटा लुटियल पिगमेंट are depositing in remaining of graphene follicle and yellow colored corpus luteum get developed within ovary। कि भाई ओवुलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग बचा ग्रेफिन फॉलिकल का, उसके अंदर बेटा जी लुटियल पिगमेंट डिपॉजिट हो गया, और अब वो येलो कलर की बॉडी बन के तैयार हो गया, कॉर्पस लुटियम बन गया। अरे वंशिका बेटा हम यही तो आपको समझा रहे हैं कि भैया जी जो ओवरी में हुआ उसी के ब्याह पे नाम रख दिया हमने। तो हमने नाम क्या रखा इस फेज का, लुटियल फेज। अभिनव बेटा नाम क्या रखा, लुटियल फेज, क्योंकि ओवरी में बन रहा है कॉर्पस लुटियम, ओवरी में बन रहा है कॉर्पस लुटियम, तो नाम क्या रखा बच्चा हमने यहाँ पे, लुटियल फेज। आप कहोगे सर क्या होगा फिर इसके बाद, तो मैं कहूंगा बेटा जी कॉर्पस लुटियम is the source of progesterone hormone and level of this hormone start increasing। अगला पॉइंट बेटा, progesterone hormone increase blood supply to endometrium and cause its further increase in thickness
changing. एंडोमेट्रियम उसकी थिकनेस को भी बढ़ा रहा है, उसे खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ब्लड सप्लाई को बढ़ा रहा है, सब चीजें बढ़ाता जा रहा था कि वो क्या हो और मोटी हो और तैयार हो जाए कि अगर यहाँ प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चे के लिए बेटी तैयार हो जाएगी, जगह यहाँ पे साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन भी तैयार हो जाए। ये सब काम करने को तैयार हो गया बेटा जी। ये सब चीज कौन करवा रहे हैं बेटा जी, स्टेज में हो रहा है। अब आपने एक बात बोली थी यहाँ पे हसी गुड़िया कि सर जो एंडोमेट्रियम जो है वो तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल है, मतलब उससे म्यूकस सिक्रेट होगा, उससे क्या सिक्रेट होगा। और यूट्रस में अगर म्यूकस सिक्रेट होगा तो मैं इसी फेज का एक और नाम बोलूंगा, सिक्रेटरी फेज। क्या बोलूंगा, क्योंकि अभी आपने ऊपर नाम लिखा था सर ये ओवरी के ब्याह पे था तो ये यूट्रस के ब्याह पे था, या ओवरी के ब्याह पे लूटियल फेज नाम है, तब यूट्रस के ब्याह पे यहाँ पे नाम का रखा जाएगा सिक्रेटरी फेज, बिकॉज एंडोमेट्रियम सिक्रेट म्यूकस। उसने क्या निकाला, म्यूकस, तो इसका एक और नाम होगा कौन सा बेटा यहाँ पे, सिक्रेटरी फेज। अब एक बात को समझना, ये एंड है, मात्र 2 मिनट का काम है, घबराने की बात नहीं है, 2 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, 2 मिनट का काम है। ये करता 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 जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन कहां पहुंचेगा अपने बेटा जी, पीक पे। अब सोचिएगा बेटा लास्ट स्टेप है, बड़ा जबरदस्त स्टेप आपको तो समझना है। आपने कहा सर प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता जा रहा है, जब पीक लेवल जब अटेंड हो जाएगा क्या बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, तो प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट पड़ना गुड़िया गरिमा, द पीक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनहिबिट release of gonadotropin by inhibiting release of GnRH। तोड़ कर दिया हार्दिक, तोड़ कर दिया, क्या तोड़ कर दिया। सोचो अगर प्रोजेस्टेरोन बेटा जी अपने पीक पे पहुंच गया तो इसके पीक की वजह से बेटा जी जीएनआरएच इनहिबिट हो गया, और हाइपोथैलेमस से हार्दिक बेटा अगर जीएनआरएच आना बंद हो गया तो एफएसएच और एलएच भी आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएंगे। कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कौन कर रहा था, कॉर्पस लूटियम लूटियल पिगमेंट जमा कौन कर रहा था। आपने कहा कि जो भी कॉर्पस लूटियम था उसे मेंटेन कौन कर रहा था यहाँ पे, एलएच, और अगर एलएच ही आना बंद हो गया तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, और अगर कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा था बेटा, एस्ट्रोजन, उसके लेवल पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज। तो एंडोमेट्रियम को मोटा करने वाला, उसकी थिकनेस को बढ़ाने वाला, उसे रीजनरेट करवाने वाला कौन था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से मेंटेन करा था। जब दोनों ही अगर बनना बंद हो गए तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी बेटा जी, यहाँ पे शट डाउन हो जाएगी और फिर दोबारा पेज आ जाएगा कौन सा। तो मैं आपसे पूछूं मेंस्ट्रुअल फेज क्यों हुआ था, एंडोमेट्रियम के ब्रेक डाउन ड्यू टू द फॉल इन लेवल ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स, कि भाई गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल जब डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या हुई थी बेटा जी, ब्रेक डाउन हुई थी। दोबारा सुनना सारे के सारे मेरी बात को, सुनो बात को दोबारा से, 2 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा नहीं है। आपने कहा सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने इनहिबिट कर दिया गोनेडोट्रोपिन्स को, वंशिका बेटा सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं, गोनेडोट्रोपिन्स इनहिबिट हो गए इस हार्मोन के पीक की वजह से। ये गोनेडोट्रोपिन्स कौन है बेटा, ये 2 हार्मोन है, एक का नाम है मेरे बच्चा एफएसएच, एक का नाम क्या है यहाँ पे एलएच। आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कॉर्पस लूटियम के अंदर लूटियल पिगमेंट जमा करवाने वाला कौन था, एलएच, और अगर एलएच ही इनहिबिट कर दिया तो मतलब आप कॉर्पस लूटियम में लूटियल पिगमेंट को जमा ही नहीं करवाएगा, और अगर वहां पे लूटियल पिगमेंट जमा नहीं होगा, वहां का सारा लूटियल पिगमेंट अगर प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा और फर्दर कोई एडिशन नहीं होगी तो धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम ही क्या हो जाएगा बेटा जी, डीजनरेट हो जाएगा। और अगर मेरे बेटा कॉर्पस लूटियम ही डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आना भी बंद हो जाएगा, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो बनने लग रहा था यहाँ पे वो भी बंद हो जाएगा। और भैया जी एंडोमेट्रियम का
प्रोलिफरेशन, रीजनरेशन, उसकी थिकनेस को मेंटेन करने का सारा काम किसका था बेटा? यहाँ प्रोगेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का था। और अगर यही दोनों हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे किसके गिरने की वजह से बेटा जी यहाँ पे, तो एंडोमेट्रियम का मेंटेन कौन करेगा? और एंडोमेट्रियम अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम बेटा सेट डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो टूट जाएगा तो फेज शुरू हो जाएगा बेटा जी ब्लीडिंग का, और अगली साइकिल शुरू हो जाएगी बेटा जी, और फेज आ जाएगा कौन सा यहाँ पे? मेंस्ट्रुअल फेज। अगली साइकिल का फेज आएगा बेटा जी मेंस्ट्रुअल फेज। ये थी कहानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताओ मेरे बेटा समझ में आया कि नहीं?